पढ़ लिया, समपूरक कोण के बारे में बता दिया, पूरक कोण के बारे में बता दिया है। अब हमको क्या करना है, तो जो ये समपूरक कोण हो गए, पूरक कोण हो गए, मैंने बता दिया। अब मैं बता रहा था कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने उसमें बताया था कि दो प्रकार के त्रिभुज होते हैं, एक जो है कोणों के आधार पर और दूसरा जो है भुजाओं के आधार पर। तो कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को हम लोग समझ लेते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज ऑन द बेसिस ऑफ द एंगल, ट्रायंगल्स क्या क्या होते हैं। तो पहला जो है वो न्यून कोण त्रिभुज, पहला जो होता है न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा जो है ये क्या होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसको समझ लेते हैं। जैसे इसके कोई भी कोण 90 डिग्री से अधिक नहीं होंगे, अधिक नहीं होंगे। ये ध्यान रखना है कि त्रिभुज के आधार पर जब भी हम कोणों को मेंशन करेंगे तो ये 90 डिग्री को आधार बना करके मेंशन करेंगे। जैसे कि इसके कोई भी कोण 90 डिग्री से अधिक नहीं होंगे। जैसे इस तरीके का एक चित्र हो, ये देखिए, इसको हम θ1 मान लें, इसको θ2 मान लें और इसको θ3 मान लें। इसमें से कोई भी कोण जो है वो 90 डिग्री से अधिक का नहीं होगा। क्योंकि इसको अगर जो वास्तविक रूप से आप लोग मेजर करोगे तो लगभग 60 डिग्री दिखेगा, ये भी 60 डिग्री उसी के आसपास होगा, ये भी 60 डिग्री के लगभग आसपास दिखेगा। तो ऐसे त्रिभुज को जो है हम लोग न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। दूसरा जो होता है वह दूसरा समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज। इसको हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है? जैसे मतलब अगर जो दो रेखाएं हैं ए बी और ए सी और एक दूसरे पर परपेंडिकुलर लंब हैं, तो अगर जो इनसे तीन रेखाओं को लेकर के एक त्रिभुज बनाया जाए तो यह त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज कहलाएगा। कहने का मतलब यह है कि इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री का होगा, यही राइट एंगल ट्रायंगल होता है। एक होता है तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। इसको अंग्रेजी में आप लोग जो है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसकी कहानी क्या है, तो इसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक का होता है, अधिक होगा। इसका एग्जांपल समझते हैं। ये ए, ये बी और ये सी, ये वो कोण है थीटा, और यहाँ पर थीटा जो है क्या है 90 डिग्री से अधिक है। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग जो है अधिक कोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। ये हमारे हो गए कोणों के त्रिभुजों के प्रकार कोणों के आधार पर। अब हम लोग को क्या करना है, त्रिभुजों के प्रकार जो है भुजाओं के आधार पर जानने हैं। ये मैं साफ कर दे रहा हूँ। देखिए, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स क्या होता है, भुजाओं के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं। तो सबसे पहले जो आता है समबाहु त्रिभुज,
बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज को इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज, इसकी क्या कहानी है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, कि जो है इसकी, ध्यान से सुन लीजिए, ये ए बी और सी, इसकी डिफिनीशन क्या होती है, तो दो चीज़ें इसमें ध्यान रखना है, सभी भुजाओं की माप समान, सभी भुजाओं के माप समान, और दूसरी बात इसमें क्या है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, ये इसकी डिफिनीशन। यानी ये जो है 60 डिग्री का होगा, ये क्या होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा, ये क्या होगा, ये भी 60 डिग्री का होगा। ये समबाहु त्रिभुज हो गया। दूसरा जो है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज को जो है अंग्रेजी में आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला जाता है। ये क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज, तो इसकी कोई दो भुजाएं, जैसे ये ए बी और सी, ये दो भुजाएं क्या होंगी, तो बराबर होंगी। इसकी कोई दो भुजाएं क्या होंगी, तो बराबर होंगी, इसकी कोई दो भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसकी कोई दो भुजाएं बराबर होंगी, वह ऐसा त्रिभुज जो है समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। चलिए ठीक है, एक जो है समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, एक जो होता है तीसरा विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। ये क्या होता है, इसमें ये होता है कि तीनों भुजाएं जो है अलग अलग माप की होंगी। जैसे मान लीजिए कि इस तरीके से बन जाए, ये ए बी और ये सी, ये देखिए तीनों का माप अलग अलग है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इसी में एक आता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इसको क्या बोलते हैं भाई, तो आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ये क्या होता है, तो इसकी कहानी कुछ इस तरीके से है कि ए बी सी, इसमें ये वाली भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ए बी बराबर बी सी, और ये कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज ही होता है, बस इतने होते हैं कि बस अंतर ये है कि इन दोनों का माप इसमें बराबर होता है, बस, और कुछ समझने की ज़रूरत इसमें नहीं है। आइए हम लोग जो है अब ट्रायंगल पर किस तरीके से क्षेत्रमिति से संबंधित प्रश्न होते हैं उस पर हम लोग फोकस करेंगे। जैसे सबसे पहले एक शर्त होता है, कंडीशन टू बी आ ट्रायंगल। क्या मतलब है इसका, कि वो शर्त क्या है जिससे एक ट्रायंगल बनता है। तो शर्त क्या है, तो भाई तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि तीन भुजाएं दे रखे हों तो वह ट्रायंगल बनेगा? नहीं, ऐसा संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में एक चीज़ होता है कि ये हमको नोट करके लिखना है कि किसी त्रिभुज के लिए, किसी त्रिभुज के
लिए किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल में ले लेते हैं जैसे कि 3, 4 और 5। तो पहला कंडीशन देखिए, 3 और प्लस 4 को जोड़ेंगे तो ये 5 से अधिक होगा। दूसरा कंडीशन देखिए, 4 और प्लस 5 को जोड़ेंगे तो ये 3 से अधिक होगा। तीसरा कंडीशन क्या है, तो अगर जो 5 और 3 को जोड़ें तो यह 4 से अधिक होगा। ऐसे कंडीशन में इससे ट्रायंगल तो बनेगा। मगर मान लीजिए कि ये एग्जाम्पल 2 है, यदि हमारे पास साइड्स जो हैं ट्रायंगल की भुजाएं जो हैं इस तरीके से हों कि 12 हो, 5 हो और 6 हो, और इससे कहा जाए कि क्या ये जो साइड्स दे रखे हैं 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, इससे कोई ट्रायंगल संभव है, तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 12 जो है 12 और प्लस 5 जोड़ेंगे तो ये पहले कंडीशन में तो ये 6 से अधिक हो जाएगा। दूसरा कंडीशन में 5 और 6 जब जोड़ेंगे तो ये 12 से कम हो जाएगा। 12 से कम हो जाएगा। 5 और 6 क्या होगा, तो 12 से कम हो जाएगा। इसलिए यह ट्रायंगल नहीं फॉर्म करेगा। ये छोटी सी जानकारी हो गई कि ट्रायंगल होने के लिए, जैसे जनरली ये परिभाषा है कि किसी भी त्रिभुज के लिए किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। ये एक कंडीशन है। और 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं, ये जानते तो हैं, लेकिन वो भुजाएं किस माप की हों ये भी जरूरी है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम साफ करके और उस पर चलते हैं जो ज़रूरी चीज़ें हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, हम त्रिभुज के परिमाप और क्षेत्रफल को पढ़ेंगे। परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए 2D का कोई भी चित्र है और अगर जो परिमाप की बात करें, अंग्रेजी में इसको पेरीमीटर आप लोग लिख लेना, पेरीमीटर। और क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं अंग्रेजी में भाई, एरिया लिख लीजिए, है ना। तो पेरीमीटर, परिमाप की बात करें तो इसका मतलब होता है सभी भुजाओं के मापों का योग। सभी भुजाओं के मापों का योग, ये जो होता है यह परिमाप होता है। और इसी में दूसरा चीज़, नहीं पहले वो इसको समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, ये एक ट्रायंगल है और ये ABC मेंशन है। ये लिखा है 12 सेंटीमीटर, ये लिखा है 8 सेंटीमीटर और ये लिखा है 6 सेंटीमीटर। तो इसका पूछा जाए कि इसका परिमाप क्या है, पेरीमीटर क्या है, तो इसका परिमाप बड़ी आसान है। हम क्या करेंगे, इसके परिमाप को निकालने के लिए सबको जोड़ देंगे। तो कैसे हो जाएगा, तो 6 + 8 + 12, 12 और 8 20 और 6 26। जो भी अगर जो ये सेंटीमीटर में मेंशन है तो ये भी किस में हो जाएगा भाई, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये परिमाप हो गया इसका। जो यूनिट दे रखा होता है वही परिमाप में लिख दिया जाता है। ठीक है, मतलब परिमाप आप लोग को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। कोई भी 2D का चित्र हो, चाहे वह त्रिभुज हो, और 2D में मैंने चतुर्भुज भी बताया है, तो ऐसी स्थिति में ये होगा कि अगर जो परिमाप की बात कर रहा है तो मतलब उसकी जो भुजाओं का माप दे रखा है उसको हमको ऐड कर देना है, वही उसका आंसर हो जाएगा। आइए अब हम लोग जो है क्षेत्रफल के बारे में चलते हैं जानकारी लेने। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसमें कई कंडीशन है। पहला कंडीशन, जब भुजाएं दे रखी हों, जब भुजाएं दे रखी हों तो क्षेत्रफल कैसे आप लोग निकालो। जैसे मान लीजिए कि एक ट्रायंगल है A, B और C, इसकी माप A। देखिए जनरली एक
ये बड़ा जो लिखा जाता है, बड़ा लेटर ए बी सी, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, और जो छोटा लिखा जाता है वो भुजाओं को रिप्रेजेंट करता है। ए के सामने वाला भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी, और सी के सामने वाली भुजा सी स्मॉल में। तो जब भुजाएं दे रखी हों तो क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? क्षेत्रफल निकालने का एक सूत्र होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब जानने की ज़रूरत है कि एस क्या होता है, तो एस का वैल्यू लिख लीजिए, एस इजकल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। आइए हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक त्रिभुज हमारे पास इस तरीके से है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसमें जो है ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 4 सेंटीमीटर का है और ये 5 सेंटीमीटर का। इस तरीके का ट्रायंगल क्या कह रहा है? तो इसमें 2 क्वेश्चन है, इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या हो जाएगा? सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए। परिमाप क्या हो जाएगा? सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए। परिमाप जिसको हम लोग 2s के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा, s नहीं 2s। ये क्या होता है? सभी भुजाओं के मापों का योग। तो पहला भुजा 3 सेंटीमीटर, दूसरा 4 सेंटीमीटर और तीसरा 5 सेंटीमीटर। इस हिसाब से ये टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल हो जाएगा 4 3 7 7 5 12 सेंटीमीटर, ये हो गया। और ये 2s है, तो 2s का मतलब क्या हो गया? तो 2s का मतलब 12 हुआ। s हमको चाहिए होता है, ये 12/2 कितना हो जाएगा? 6 हो गया, हुआ। इसके बाद से ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसका अगर जो क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल का मैंने फार्मूला बताया कि क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस का मतलब कितना हो गया भाई? एस का मतलब 6 और फिर 6 माइनस किसी को ए बी सी मान लीजिए, जैसे ए इसी को मान लेते हैं तो ये 5 हो जाएगा। फिर बी इसको मान लेते हैं, बी के सामने वाली भुजा, तो 6 माइनस 4 हो जाएगा। और फिर सी इसको मान लेते हैं तो 6 माइनस 3 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जा रहा है? तो ये 6 हो गया, 6 में से 5 गया 1 बच जाएगा, 6 में से 4 गया 2 बच जाएगा और 6 में से 3 गया 3 बच जाएगा। तो इस तरीके से ये रूट में हो जाएगा 6 × 6। और एक बात जान लीजिए, कड़ी में अगर जो कोई भी चीज़ पेयर में होता है तो 1 निकल के 12 आ जाता है। और क्षेत्रफल हमेशा मात्रक वर्ग के रूप में होता है, यानी क्षेत्रफल में जो भी मात्रक हमारा होता है, जैसे सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। ये हमारा हो गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि जानना जरूरी था हम लोगों के लिए। ये किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है जब उसकी भुजाओं का माप दे रखा हो। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इसके बाद से जो है हम लोग त्रिभुजों में जो प्रकार था समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इसके बारे में जानेंगे। तो समबाहु त्रिभुज का कंडीशन मैंने बताया था कि ये ए बी और सी, यानी इसमें अगर जो ये ए है तो ये भी क्या होगा? ए होगा, और ये भी क्या होगा? ए होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक कंडीशन होता है कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए। सभी भुजाएं क्या होती हैं? एक ही माप की होती हैं। तो इसका अगर जो हम लोग को परिमाप निकालना हो, ये सूत्र है एक तरीके से, परिमाप निकालना हो तो परिमाप क्या हो जाएगा? तो ए प्लस ए, क्योंकि तीनों भुजाओं के माप है तो ये कितना हो जाएगा? 3a। और जो भी मात्रक है, यहाँ मात्रक जरूर मेंशन कर लीजिएगा, अगर जो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर, ये 3 हो जाएगा। ये जो परिमाप होता है इसी को हम लोग 2s भी बोलते हैं। दूसरा चीज़, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? तो उस तरीके से फार्मूला लगा के निकालेंगे तो ये क्या आएगा? सुन लीजिए, ये आएगा √3/4 और भुजा का स्क्वायर, यानी जनरली इसको बोला जाता है √3/4 a स्क्वायर, √3/4 a स्क्वायर हो गया, √3/4 a स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। देखिए, ये तो छोटी छोटी बातें हो गई जिसको जानना जरूरी था हमारे लिए, लेकिन जो पेपर में पूछा जाता है वो एक और तरीका है। नोट करके ये पॉइंट लिख लीजिए। ये किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए, किसी भी त्रिभुज के
क्षेत्रफल के लिए, किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए। तो जैसे मान लीजिए कि अगर जो कोई त्रिभुज इस तरीके से है हमारे सामने, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये ए है और इसके ऊपर ये लंब इस तरीके से पड़ा है 90 डिग्री का, और इसकी माप दे रखा है एच। तो ये इस कंडीशन में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ये होता है हाफ इंटू ए इंटू एच। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, हाफ इंटू ए इंटू एच, यानी आधार गुणे ऊंचाई और उसका आधा। और जो भी मात्रक है, चूंकि क्षेत्रफल है तो मात्रक का क्या कर देंगे, मात्रक का वर्ग। ये आंसर हो जाएगा। हम ये क्यों बताएं, क्योंकि इसकी हमको ज़रूरत है अभी, इसलिए कि ऐसे प्रश्न तो ये मैं जानकारी के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न जो है जो पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा इसमें एडवांस होता है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे अभी। ये चलिए हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसके बाद से जो है हम यहाँ पर दूसरा चीज़ विषमबाहु त्रिभुज एक तरीके समझ लीजिए, वो बता दिया है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब मैंने बताया था इस तरीके से, थोड़ा सा इसको जो है ये ए बी और सी इस तरीके से हो कि ये दो भुजाएं क्या हों, समान हो। कोई भी दो भुजा आपस में समान हो, बस इतने से मतलब है। तो इस तरीके से त्रिभुज अगर जो हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो, तो जैसे मान लीजिए कि इसको हम ए माने तो ये भी हमारा ए होगा और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसका अगर जो हमको परिमाप निकालना है, परिमाप, तो परिमाप इसका क्या हो जाएगा भाई, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो a प्लस ए प्लस बी, यानी हो जाएगा 2a प्लस बी। जो चूँकि जो मात्रक होता है वही इसमें लिख दिया जाता है, तो मात्रक ऐसे ही लिख दीजिएगा। सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर में, मीटर में तो मीटर में। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इस थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि इसका आप लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालने का तरीका वही होगा, क्या हो जाएगा, तो इधर देख लीजिए। अगर जो हम लोग लिखते एस माइनस ए, फिर लिखते एस माइनस ए और फिर होता हमारा एस माइनस बी, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाता, तो निकल के आता एस माइनस ए और अंडर रूट एस माइनस बी। ये इसका क्षेत्रफल हो जाता, एस माइनस बी क्षेत्रफल हो जाता है। जो भी मात्रक है, मात्रक का वर्ग यहाँ पर लिख दिया गया होता। ये इसका आंसर होता। अगर जो आप लोग ये लिख चुके हो तो मैं इसको इधर साफ कर देता हूँ। उसके बाद से ये आप समझिए, तो विषमबाहु मैंने बता दिया है एक तरीके से, लेकिन फिर भी मेंशन कर दे रहा हूँ। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है विषमबाहु त्रिभुज, तो जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती हैं। जैसे ये ए बी और ये सी, इसका परिमाप वही, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया, तो इसका परिमाप क्या हो जाता भाई, तो परिमाप तीनों भुजाओं का योग, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और जो भी मात्रक होता मात्रक लिख दिया जाता। और अगर जो इसके क्षेत्रफल की बात कही जाए तो क्षेत्रफल इसका यही हो जाएगा, क्या, रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब मैंने ये ऑलरेडी बताया ही है कि s मतलब क्या होता है, तो 2s बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी जो ये परिमाप है इसी को 2s बोला जाता है। तो s का वैल्यू क्या निकल के आता है, तो a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ये ध्यान रखिएगा और बाकी कैलकुलेशन इसी हिसाब से कर दीजिएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए, ज़्यादातर कोई क्वेश्चन लेके तो मैं समझा नहीं रहा, लेकिन क्वेश्चन भी लेके बता दूंगा, प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। आप लोग बस इसको नोट करके रखिए। हाँ, एक चीज़ छूट गया, इसको भी मुझे बता देना चाहिए। ये जो है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज
ये कैसा होता है तो मैंने बताया ऑलरेडी कि ये ए है, बी है और ये सी है, तो इसमें दो भुजा एक ही माप के होते हैं और ये एक अलग होता है। तो कई जगह फार्मूला में लिखा रहता है कि अगर जो इसको थीटा मानते हैं तो ये वाली भुजा क्या हो जाती है, लंब, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा लंब कहलाती है। ये जिससे यह जुड़ा हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार, और जो इसके सामने है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण। जो 90 डिग्री के सामने होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्ण। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का हम लोग परिमाप देखें, पेरीमीटर, परिमाप हमारे पास क्या आ जाएगा, तो परिमाप जो होता है वो हमारा जो है तीनों भुजाओं का योग, यानी a प्लस बी, इस हिसाब से क्या हो गया 2a प्लस बी। ये बहुत छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, ये जानना भी जरूरी है। 2a प्लस बी हो गया। और अगर जो मात्रक सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, अन्यथा की स्थिति में आप लोग यहाँ पर मात्रक मेंशन कर लीजिए, जो भी होगा उसे आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा चीज़, इसका क्षेत्रफल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये ध्यान से देखिए, ये होता है कर्ण का स्क्वायर बाई 4 या लंब का स्क्वायर बाई 2 या आधार का स्क्वायर बाई 2। ठीक है। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, यदि किसी समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसके भुजाओं की माप क्या होगी, उसके भुजाओं की माप क्या होगी। देखिए सॉल्यूशन कैसे आप लोग करोगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग लिख लेते हैं। ये ए बी सी हो तो इसमें दो भुजाएं तो बराबर होती हैं और ये एक अलग होता है कर्ण वाला, तो इसका क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल ऐसे आप लिखिए, ये कर्ण कहलाता है 90 डिग्री के उसमें समकोण त्रिभुज में, क्योंकि ये 90 डिग्री के कोण के सामने है। तो क्षेत्रफल क्या मैंने बताया, तो क्षेत्रफल बताया कर्ण का वर्ग बटा 4 या लंब का वर्ग बाई 2 या आधार का वर्ग बाई 2। तो कर्ण का ये किसके बराबर कर लीजिए आप, 64 के बराबर, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 64 गुणे 4। तो ये कर्ण अगर जो निकालना हो केवल कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये रूट में चला जाएगा 64 गुणे 4। तो ये 64 का मतलब कितना हो गया 8 गुणे सॉरी इसको बाहर आप निकाल लीजिए डायरेक्ट, तो 64 का मतलब स्क्वायर रूट निकलेगा तो क्या हो जाएगा 8 और 4 का क्या हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 16। ये क्या आ गया, कर्ण आ गया, ये क्या आ गया कर्ण। तो 16 ये हमारा कर्ण हो गया। अब हमको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर एक चीज़, ये कर्ण हो गया हमारा, जानने की ज़रूरत है कि हम लोग जानते हैं, यहाँ ऐसे देखिए एक समकोण त्रिभुज, बहुत पहले से हम लोग पढ़ते आते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कंडीशन होता है। कंडीशन क्या है भाई, कि अगर जो ये ए बी और ये सी है और ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसमें ये होता है कि ये कर्ण हो गया, और अगर जो इसको थीटा मानते हैं तो ये लंब हो जाएगा, और थीटा के साथ जो जुड़ी हुई लाइन है इसको हम लोग आधार बोलते हैं। तो होता क्या है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हम लोग बहुत पहले पढ़े हैं या कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अब क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग यानी 16 का वर्ग, और इसमें लंब को अगर जो ए आप मान लेते हो तो ए का वर्ग प्लस ए का वर्ग, तो ये हो जाएगा 2a का वर्ग। तो ये 16 का वर्ग कितना हो जाता है, तो 200। इसको हम लोग, ये 16 का वर्ग, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2a का वर्ग बराबर 16।
तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो 16/2, 16/2 सॉरी 16 का वर्ग बाई 2, 16 का वर्ग अब बाई 2, 16 का वर्ग कितना होता है 256, अब बटा कितना हो गया 2, तो 2 एकने 2, 2 दूना 4 और 2 8 16, 2 दूना 4 और 2 8 16, 128 आया। तो ए को जब निकालेंगे ए को, तो इसका मतलब हो जाएगा रूट में 128, और रूट में 128 है, तो इसको आप लोग कैसे निकालोगे, तो भाई यहाँ आप लोग देख लो कैसे निकलेगा ये 128, उधर पता नहीं जगह है कि नहीं, यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं। जैसे ऐसे बताइए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। तो ये जोड़ा में निकालिए तो ये कितना बन रहा है, 3 बच जा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो यही बताता हूँ। देखिए ये जैसे ए बराबर कितना है, रूट में 128 है ना, तो इसको जब हम करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, 2 4 7, 128, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, तो 64 का 8 हो गया और रूट में क्या आ जाएगा 2, ये सेंटीमीटर आया। सेंटीमीटर या जो भी मात्रक है, क्योंकि यहाँ पर किसमें सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। ये एक भुजा का माप आया तो दूसरे भुजा का भी माप यही होगा। इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। उसके भुजाओं के माप ज्ञात करिए, तो एक भुजा जो है ये कितनी आ जाएगी, एक भुजा कौड़ आ जाएगी 16 सेंटीमीटर की, अन्य जो दो भुजाएँ हैं वो 8√2 सेंटीमीटर की हो जाएंगी। इसको मिटाते हैं हम। त्रिभुज से संबंधित और भी प्रश्नों को हम हल करा देंगे, लेकिन जो जरूरी पोर्शन है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों को समझना पहले ज़रूरी है, तो हम लोग पहले वो देखेंगे। देखिए त्रिभुज पर परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम्स, परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं ये जानना भी ज़रूरी है। जैसे इसमें प्रश्न कैसे पूछता है, तो पहला पॉइंट, ये पॉइंट में करके आप लोग लिखते चलिएगा इसको पॉइंट पर। जैसे मान लीजिए ये एक त्रिभुज है, इसका नाम लिखा है ए, ये बी और ये सी, इसमें एक हाइट दे रखा है h और इसको मान रखा है बेस। इसमें पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कहता है, कहता क्या है कि यदि ये ऊंचाई है, ऊंचाई को x% बढ़ा दिया जाए, ये सिंबल ऊपर जो है बढ़ाया जा रहा है, और आधार को जो है आधार को y% बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी। बड़ी सिंपल सा चीज़ है ये। आप लोग एक फार्मूला देख लीजिए, x% प्लस y% प्लस xy बटा 100% की वृद्धि हो जाएगी। एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है और त्रिभुज में क्या कह रहा है कि यदि इसकी ऊंचाई को 20% बढ़ा दिया जाए और आधार को जो है 30% बढ़ा दिया जाए, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। इसको देख लीजिए, ये हो जाएगा, बड़ी सिंपल सा बात है, 20 प्लस 30 प्लस 20 गुणे 30 बटा 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और बाहर प्रतिशत लिखना ना भूलिएगा। तो इस तरीके से 30 20 50 और 3 दूना 6, तो 50 प्लस 6 प्रतिशत बराबर टोटल हो जाएगा 56% की वृद्धि, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा चलिए दूसरा पॉइंट, पॉइंट नंबर टू, मान लीजिए कि ऊंचाई को कहे कि x% हम बढ़ा दिए, और जो आधार है इसको कहे कि y% हम क्या कर दिए, घटा दिए। ऊंचाई को h% बढ़ा दिया और आधार को y% घटा दिया, तो क्षेत्रफल
में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। देखिए दो चीज़ें यहाँ मैं लिखा हूँ, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी। ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100%। ये समझने की ज़रूरत है कि मैं क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्यों लिखा हूँ, क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि ये ओवरऑल कैलकुलेशन के बाद माइनस आएगा, मतलब कमी होगी या वृद्धि होगी। लेकिन इफ़ यदि ऐसा हो, मान लीजिए कि ये एरिया है, एरिया ऐसा हो, एरिया का प्रतिशत है, अगर जो ऐसा हो कि a इजकल टू जो है, ए ही मानिए इसको, यदि a जो है पॉजिटिव है तो इसका मतलब हुआ कि प्रतिशत वृद्धि होगी, प्रतिशत वृद्धि होगी। यदि a इजकल टू हमारा जो है निगेटिव होगा तो इसका मतलब है कि प्रतिशत कमी होगी, प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी इस तरीके से मेंशन हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये त्रिभुज है, त्रिभुज की ऊंचाई को 30% बढ़ा दिया गया और आधार को 40% घटा दिया गया। तो ऐसी स्थिति में एरिया में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी क्या हो जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पर जो बढ़ा है वो प्लस का होगा, जो घटा है वो माइनस का होगा। फिर यहाँ पर -30 गुणे 40 हो जाएगा, अब बटा क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ देखिए ये तो बच जाएगा -10, प्लस का 30 माइनस 40 -10 बचेगा, ये 2 जीरो कैंसिल हो गए और 3 चौको 12, ये भी माइनस का होगा, तो 12 10 -22। ये माइनस साइन जो है ये इंडिकेट करता है कि कमी हो रही है, अर्थात 22% की कमी, 22% की कमी हो जाएगी। चलिए इसको हम मिटा करके आगे और प्रश्न पर हम विचार करते हैं। आप लोग देखते रहिए, फोकस करिए इधर। जैसे मान लीजिए कि नेक्स्ट पॉइंट हो कि इस पर ज़्यादा क्वेश्चन न बना करके एक क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे कि हाइट को जो है 20% नहीं, हाइट को 25% बढ़ा दिया जाए और आधार को जो है 20% घटा दिया जाए, तो क्या होगा, तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी क्या हो जाएगा, तो जो वृद्धि है वो प्लस और जो कमी है वो माइनस, और फिर प्लस माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो माइनस हो जाता है, यानी 25 गुणे 20 बटा 100%। तो ऐसे कंडीशन में क्या आ जाएगा, तो 25 में से 20 चला गया तो 5 बचा यहाँ पर, और ये 25 चौको 100 और 4 बचे 20। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, ये ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, तो यहाँ -5 बचा, तो ये प्रतिशत हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया 0%, अर्थात न तो कमी हुई और न ही वृद्धि, न तो कमी हुई और न ही वृद्धि। चलिए त्रिभुज से संबंधित मैंने जानकारी आप लोग को दे दी है, और अब नेक्स्ट लेक्चर इसी से संबंधित होगा, लेकिन अब उसमें जो है हम लोग चतुर्भुज के बारे में स्टडी करेंगे। जी धन्यवाद।